categorical syllogism and the methods of validity, जिसमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था वेन डायग्राम टेक्निक पर, वेन डायग्राम टेक्निक टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। ये पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने किया था। वेन डायग्राम टेक्निक बहुत ही सिंपल मेथड है जो बुलियन इंटरप्रिटेशन ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस पर बेस्ड है, और डायग्राम टेक्निक से हम लोग बहुत ही आसानी से ये देख सकते हैं कि कोई भी गिवन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म वो एक वैलिड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है कि नहीं, दैट वी कैन टेस्ट थ्रू वेन डायग्राम। उसमें एक अरिस्टोटेलियन मेथड भी है जिसको रूल मेथड कहते हैं, रूल मेथड टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। और जो पहला रूल है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में कि द स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म बाय डेफिनेशन, इसमें 3 प्रपोजिशंस यूज होते हैं, और जिसमें से पहला प्रपोजिशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में मेजर प्रेमाइज, दूसरा प्रपोजिशन होता है माइनर प्रेमाइज, और फिर होता है कंक्लूजन। इन 3 स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस के अतिरिक्त बाय डेफिनेशन उसमें यह होता है कि उसमें 3 टर्म्स यूज होते हैं, और वो जो 3 टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के होते हैं वो होते हैं माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड मिडिल टर्म। और हम लोगों ने देखा था कि ये 3 टर्म्स होते हैं। तो पहला रूल है कि there has to be 3 and only 3 terms in standard form categorical syllogism, not more than 3. If you violate this, इसका वायलेशन अगर आप करते हो तो एक फैलेसी अकर हो जाएगी। अगर मोर देन 3 टर्म्स यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। ओके, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स अगर मोर देन 3 हो गए, मोर देन 3 हो जाएंगे तो ये डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा विच वन इज माइनर, विच वन इज मेजर एंड विच वन इज मिडिल। इट डिपेंड्स कि कहां पर वो चौथा टर्म यूज हो गया। पिछली बार मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया था। एंड नो टर्म मींस these 3 terms, these 3 terms they occur twice in the standard form categorical syllogisms, और तीनों टर्म्स का सेम मीनिंग होना चाहिए। उसको मोर देन 1 सेंस में किसी भी टर्म को उसी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में नहीं यूज होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो जो भी टर्म मोर देन 1 सेंस में हो या एम्बिगुअस हो तो उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म। अगर वो मिडिल टर्म एम्बिगुअस है तो कहेंगे फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडिल। अगर वो माइनर टर्म एम्बिगुअस है तो उसको कहेंगे फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस माइनर, या सिमिलरली फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मेजर। तो आपको देखना है कि कोई एम्बिग्यूटी ना हो, उसमें सभी टर्म, तीनों टर्म एक ही सेंस में, सेम सेंस में यूज किए जाए किसी गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में। दिस इज रूल नंबर 1, जिसमें पहला जो फैलेसी हो जाएगी अगर इसका वायलेशन होगा तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, और दूसरा हो जाएगा कि फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म्स, ईदर एम्बिगुअस मिडिल और एम्बिगुअस माइनर और एम्बिगुअस मेजर। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सिमिलरली देयर आर अदर रूल्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी के लिए जरूरी होंगे। उन रूल्स को ध्यान रखना। द रूल नंबर 2, यहाँ पर मैंने रूल नंबर 1 लिखा है, जबकि ये रूल नंबर 2 होना चाहिए। और जो रूल नंबर 1 मैंने बताया जैसा कि वो बाय डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म ऐसे होते ही हैं, ये मिनिमम कंडीशन है किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की। तो बाय इम्प्लीकेशन, बाय डेफिनेशन उसको तो फॉलो करना ही होता है।
The rule number next is the middle term must be distributed at least once in the premises. Okay, middle term आपने देखा कि there are 4 figures जिसमें मिडिल टर्म की सिचुएशन हो सकती है. देयर आर 4 पॉसिबिलिटी जिसको 4 फिगर्स ऑफ सिलोजिज्म कहते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फिगर में कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हो तो आपको ये देखना होता है कि द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट इन वन प्रेमाइज, इन एट लीस्ट वन प्रेमाइज जैसा कि लिखा हुआ है. सपोजिंग मैं आपसे कहूं कि there is a mood AAA, whether AAA is valid in figure number 2. Okay, फिगर नंबर 2 में आप देखोगे कि फिगर नंबर 2 में मिडिल टर्म कहां पर सिचुएटेड होता है? प्रेडिकेट, दोनों जगह पर प्रेडिकेट टर्म, प्रेडिकेट की जगह ना. अगर दोनों जगह, दोनों प्रेमाइजेस में वो प्रेडिकेट की जगह मिडिल टर्म होगा और दोनों प्रपोजिशन अगर ए होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का, जैसा कि आप जानते हैं कि केवल सब्जेक्ट टर्म ए में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसका मतलब है कि मिडिल टर्म दोनों प्रेमाइजेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ. तो आप देख के बता सकते हैं कि ये आर्गुमेंट इनवैलिड है, क्योंकि रूल नंबर जो 1 है यहाँ पर, जैसा कि मैंने लिखा, इसको रूल नंबर 2 कह सकते हैं कि मिडिल टर्म हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस. दिस इज द वायलेशन ऑफ दैट रूल. और अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि दिस आर्गुमेंट फॉर्म इज नॉट वैलिड. ओके, तो जो उसमें फैलेसी होगी, उससे एसोसिएटेड जो फैलेसी होगी उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल. ओके, तो ये आप जानते होंगे. सबसे पहला आपको देखना है कि 3 टर्म होने चाहिए, किसी भी टर्म को एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए. और नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना होता है वो ये कि मिडिल टर्म को कम से कम एक बार प्रेमाइजेस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो आप देख के जान सकते हो कि ये पहले देखना होगा कि मिडिल टर्म किस फिगर में है, और उस फिगर में कोई भी गिवन मूड, जो मूड है सिलोजिज्म का, वो वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं मिडिल टर्म. तो अगर ऐसा होता है कि ऐसा नहीं पाया जाता है तो उसको कहते हैं एसोसिएटेड फैलेसी को अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल. होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ना. उसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट इज if a term is distributed in the conclusion, if any term is distributed in the conclusion, then it must be distributed in a premise as well. तो आप जानते हैं कि कंक्लूजन में किसी भी आर्गुमेंट के 2 टर्म्स होंगे, एक होता है माइनर टर्म, एक होता है मेजर टर्म. सपोजिंग कि जो कंक्लूजन है वो ए है, ए में आप जानते हैं कि अगर ए होगा कंक्लूजन तो उसका माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो रूल है कि इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन तो उसे प्रीमाइज में भी डिस्ट्रीब्यूट होना होगा. ऐसा नहीं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसका ध्यान रखना होता है. ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल के बाद इसको ध्यान में रखना होगा. अगर मान लो कि पहला प्रीमाइज आई हो जाए, ठीक है, अगर मान लो पहला प्रीमाइज आई हो और कंक्लूजन उसका ए हो, तो इसका मतलब है कि उसमें फैलेसी हो जाएगी. कौन सी फैलेसी होगी? इलिसिट माइनर. ओके, इलिसिट माइनर फैलेसी होगी, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आई होने के नाते मेजर प्रीमाइज में वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, क्योंकि आई के दोनों ही टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो ऐसी स्थिति में उस आर्गुमेंट फॉर्म में, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का होगा, उसमें एक फैलेसी हो जाएगी जिसे कहेंगे इलिसिट माइनर. सिमिलरली इलिसिट मेजर, यानी यदि मेजर टर्म उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे मान लो कि कंक्लूजन ई हो, यानी दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और पहला जो
प्रपोजिशन हो, पहला जो प्रपोजिशन हो वो मान लो कि आई है, अगेन आई, मैं जस्ट इमेजिनरी बोल रहा हूं, आई हो, तो इसका मतलब उसके दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, तो यहां पर इलिसिट माइनर हो जाएगा, ओके, इलिसिट मेजर हो जाएगा, क्योंकि मेजर टर्म यहाँ पर ई होने के नाते डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जबकि पहला प्रोपोजिशन जो मेजर प्रमाइज है अगर आई होगा तो वहां मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें इलिसिट मेजर की फैलेसी हो जाएगी। समझ में आया? जी तो ये हमको लगता है ये बहुत ही सिंपल है। उसी तरह से रूल नंबर नेक्स्ट इज अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कैन नॉट हैव टू नेगेटिव प्रीमाइसेस। यानी जब आप देखोगे कि जो मूड है ना सिलोजिज्म का, कुछ को तो प्राइमा फेसी देख के आप कह सकते हो कि दिस इज नॉट वैलिड, ओके, सपोजिंग बोथ द प्रीमाइसेस आर नेगेटिव, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में अगर उसे वैलिड होना है तो उसके दोनों प्रीमाइसेस कभी निगेटिव नहीं होंगे। अगर दोनों निगेटिव होंगे तो उससे कोई भी वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। दिस इज अ रूल दैट वन मस्ट रिमेंबर। यानी कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो निगेटिव प्रीमाइसेस होते हैं या तो ई होगा या ओ होगा, तो सपोजिंग दोनों ई अगर हैं तो ई होगा, या दोनों निगेटिव होने का ओ हो सकता है, या उसकी थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ई ओ होगा या ओ ई होगा। ये जो चारों पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ऐसा होता है तो उससे कोई भी वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। दिस इज रूल नंबर 3। और अगर ऐसा पाया जाता है तो आप कहेंगे कि फेलेसियस आर्गुमेंट है, इसके दोनों प्रीमाइसेस नेगेटिव हैं, इसे एसोसिएटेड फैलेसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस, ओके, जी फैलेसी ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। तो ये ध्यान रखने की बात होती है, रूल ध्यान रखना होता है अगर आपको टेस्ट करना हो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी रूल मेथड से। नेक्स्ट रूल इज अ नेगेटिव प्रीमाइज मस्ट हैव अ नेगेटिव कंक्लूजन। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, या इसको दूसरे टर्म्स में भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का कंक्लूजन निगेटिव होना है तो उसके दोनों प्रीमाइजेस अफर्मेटिव नहीं हो सकते, उसमें से एक को निगेटिव होना होगा ना। अगर निगेटिव है, निगेटिव होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी कि या तो कंक्लूजन ई होगा या ओ होगा, अगर मान लीजिए निगेटिव होना है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि दोनों प्रीमाइसेस अफर्मेटिव नहीं होंगे और दोनों निगेटिव भी नहीं होंगे, तो एक अफर्मेटिव होगा एक निगेटिव होगा। अफर्मेटिव निगेटिव होने का क्या हो जाएगा, या तो वो ए होगा और ओ का कॉम्बिनेशन होगा, या ओ ए का कॉम्बिनेशन होगा, या आप कह सकते हैं कि वो या तो आई और ई होगा या ई आई होगा, ओके। यानी अगर कंक्लूजन निगेटिव है तो उसके दोनों प्रीमाइसेस अफर्मेटिव नहीं हो सकते, उसमें से कम एक निगेटिव जरूर होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे एसोसिएटेड फैलेसी को कहेंगे अफर्मेटिव कंक्लूजन एंड नेगेटिव प्रीमाइज, या नेगेटिव कंक्लूजन एंड बोथ बीइंग अफर्मेटिव प्रीमाइज। ऐसा हो नहीं सकता, इसका वायलेशन हो जाएगा अगर ऐसा आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। उसी तरह से रूल नंबर 5 इज अ नेगेटिव कंक्लूजन मस्ट हैव अ नेगेटिव प्रीमाइज। उसी बात को दूसरे ढंग से कह दिया गया, नेगेटिव प्रीमाइज मस्ट हैव अ नेगेटिव कंक्लूजन एंड अ नेगेटिव कंक्लूजन मस्ट हैव अ नेगेटिव प्रीमाइज, एटलीस्ट वन नेगेटिव प्रीमाइज। तो उसी से एसोसिएटेड फैलेसी हो जाएगी। एंड रूल नंबर लास्ट इज टू यूनिवर्सल प्रीमाइजेस कैन नॉट हैव अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। अगर दोनों प्रीमाइजेस यूनिवर्सल होंगे, यानी ए और ई के कॉम्बिनेशन वाले होंगे, ओके, ए एंड ई का कॉम्बिनेशन वाले क्या हो सकते हैं, ए ई या ई आई, ओके। अगर दोनों यूनिवर्सल होंगे
तो उसका कंक्लूजन पर्टिकुलर कभी नहीं होगा, यानी आई और ओ में से नहीं होगा। अगर यूनिवर्सल दोनों हैं तो कंक्लूजन को भी यूनिवर्सल होना होगा। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कंक्लूजन पर्टिकुलर है तो कम से कम एक प्रीमाइस को पर्टिकुलर होना होगा, दोनों यूनिवर्सल नहीं हो सकते ना। तो यू कैन पुट दीज रूल्स इन डिफरेंट वेज, but you must remember all these rules so far as the validity of standard form categorical syllogisms are concerned. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रूल मेथड, जिसमें आपको ध्यान देना होता है इन सारे रूल्स का। कई बार क्या होता है, कोई भी रूल आप भूल जाओ और ध्यान में ना आए, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वेन डायग्राम टेक्निक है वो थोड़ा सा सिंपलर है। वहां पर कोई भी रूल आप भूल गए और ध्यान नहीं आया तो आप गलती कर बैठ सकते हो कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, इसमें गलती हो सकती है। दूसरा, अगर दोनों मेथड आप जानते हो और आपसे रूल मेथड पूछा जाए तो आप क्रॉस चेक करने के लिए वेन डायग्राम टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। वेन डायग्राम टेक्निक से अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो कई बार रूल मेथड से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस एग्जामिन, क्योंकि या कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का आर्गुमेंट अगर वैलिड है तो किसी भी मेथड से वैलिड होगा, इनवैलिड है तो किसी भी मेथड से इनवैलिड होगा। सो दोनों मेथड ये इसमें ट्रेडिशनल लॉजिक में इस्तेमाल होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के लिए। इसके बाद आप देखोगे कि ये तो बात हुई स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की, लेकिन अगर सिलोजिज्म की केवल बात की जाए तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अलावा कुछ मिक्स्ड सिलोजिज्म भी होते हैं। मिक्स्ड सिलोजिज्म, जो कि जहां स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म वो होता है जिसके तीनों ही प्रपोजिशंस कैटेगोरिकल हो, और जो मिक्स्ड सिलोजिज्म होता है उसके कई प्रकार हो सकते हैं। एक हो सकता है जिसको कहते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, एक हो सकता है डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, एक हो सकता है डिलेमा, जो भी एक मिक्स्ड सिलोजिज्म का प्रकार है। इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपको पता होना ही चाहिए। यद्यपि ये सिलेबस में मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिलोजिज्म। और आगे चल के जो सिंबॉलिक लॉजिक जब आप पढ़ते हो तो इन सिलोजिज्म के बारे में आगे चल के आप देखते हो, जैसे आपने पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो सिंबॉलिक लॉजिक, जैसा कि आपने कहा पढ़ा है, तो उसमें एक होता है मोडस टोलेंस, एमटी। एमटी इज एन आर्गुमेंट फॉर्म। एमपी, मोडस पोनेंस, इज अनदर आर्गुमेंट फॉर्म। उसी तरह से आपने हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, एचएस कहते हैं जिसको, वो भी एक आर्गुमेंट फॉर्म है जिसको सिंबॉलिक लॉजिक में आप पढ़ते हो। जो डिफरेंट रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस आपने पढ़ा होगा, 9 रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस या 10 रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट, जिसमें डिमॉर्गन या बहुत सारे और जो स्टेटमेंट फॉर्म्स हैं वो आपने सिंबॉलिक लॉजिक में अगर पढ़ा हो तो वहां आप देखने को आपको मिलता है कि वहां पर ये जो सिलोजिज्म के प्रकार होते हैं ना, जो ट्रेडिशनल लॉजिक में बात होती है, जैसे हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, इसके जो आर्गुमेंट फॉर्म्स जो सिंबॉलिक लॉजिक में आप पढ़ते हैं वो मोडस पोनेंस और मोडस टोलेंस होते हैं ना। उसी तरह से डिसजंक्टिव सिलोजिज्म भी होता है। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म भी आप सिंबॉलिक लॉजिक में पढ़ते हैं, उसका भी एक जो है आर्गुमेंट फॉर्म होता है, वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स। उसके लिए भी मेथड्स की बात होती है डिसजंक्टिव सिलोजिज्म की, जिसको डीएस कहते हैं। और डिलेमा भी एक प्रकार होता है जिसको आप सिंबॉलिक लॉजिक में तो नहीं पढ़ते, लेकिन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए। अगर ट्रेडिशनल लॉजिक आप पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट नो कि डिलेमा भी बड़ा एक आर्गुमेंट का मेथड होता है, और ये पर्टिकुलरली जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स या कोर्ट केसेस होते हैं वहां पर डिलेमा का प्रयोग होता है।
जहां पर दो पार्टी होती है, एक पिटिशनर होता है, एक रिस्पोंडेंट होता है। जब अपनी बात को आर्गू करना होता है तो दोनों ऐसे आर्गुमेंट प्रस्तुत करते हैं कि बैठे हुए जज की जो सिचुएशन होती है बड़ा डिलेमा की स्थिति में आ जाता है। पर वो जज जो बैठा होता है वो कानून का जानकार होता है, तो उसको किसी एक को डिसाइड करना होता है। तो उसको वो बड़े केयरफुली वो देखता रहता है कि दोनों पक्ष से जो आर्गुमेंट आ रहे हैं, जो मुझे डिलेमा में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डिलेमा में आ गया हूं। द जज नोज हाउ टू गेट रिड ऑफ द डिलेमा एंड गिव द जजमेंट, वो जजमेंट देता है। तो वहां पर डिलेमा लॉजिक का भी आर्गुमेंट का एक प्रकार होता है, जिसके बारे में भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए एक रिसर्चर के नाते, और फिलॉसफी के स्टूडेंट होने के नाते यू मस्ट नो द टाइप ऑफ आर्गुमेंट कॉल्ड डिलेमा ना। तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन मैं जस्ट हिंट करना चाह रहा था कि आप इसको जरूर गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये वाली स्लाइड मैंने कहीं से बारो की, क्योंकि ये जो फिगर बनाना ये वो, तो मैंने देखा कि कहीं से ये कुछ मिल गया मुझे, जहां से मैं आपको समझा सकता हूं कि देर आर थ्री प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ सिलोजिज्म। एक है कैटेगोरिकल, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा है डिसजंक्टिव, और तीसरा है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ओके, जिसमें प्योर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म या मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के प्रकार होते हैं। तो मैं बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा ये डिसजंक्टिव या हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के बारे में, और आप हो सकता है जानते भी हो। जो डिफरेंस होता है दो प्रकार में, एक है कैटेगोरिकल, जैसा कि मना है, कंटेन्स कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस ओनली, इसको कहेंगे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। और यहाँ पर सिंपल प्रोपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रोपोजिशंस का मतलब है, जैसे मैं कहूं कि ऑल मेन आर मॉर्टल, इसमें कोई भी, ये सिंपल प्रोपोजिशन है। इसके लिए आप कोई एक सिंपल वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, अगर हम सिंबॉलिक लॉजिक के टर्म्स में बात करें तो इसको सिंपल प्रोपोजिशन कहते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं। दूसरी तरफ डिसजंक्टिव और हाइपोथेटिकल जो सिलोजिज्म होता है, दे कंटेन डिसजंक्टिव और कंडीशनल प्रोपोजिशंस। और यहाँ पर जो प्रपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं, जरूरी नहीं कि सिंपल प्रपोजिशंस इस्तेमाल हो, वो कंपाउंड प्रपोजिशंस होते हैं, हो सकते हैं। तो इसके जब आर्गुमेंट फॉर्म को आप देखोगे, डिसजंक्टिव या हाइपोथेटिकल, तो जैसे मान लो पहला ले लें हम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में कंटेन वन और मोर कंपाउंड हाइपोथेटिकल और कंडीशनल प्रपोजिशंस, or it affirms that if one of its components, the antecedent, is true, then the other of its component, the consequent, is true. तो इसकी वैलिडिटी के ये कंडीशन भी यहाँ पर बता दिया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या होता है। जैसे मान लो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में कहा गया है कि जो इसमें भी प्रेमाइजेस होंगे और कंक्लूजन होगा। इसमें जो प्रेमाइज होगा, जो मेजर प्रेमाइज होगा हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का, इसमें आप देखोगे कि हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का जो प्रेमाइज होता है वो कंडीशनल प्रोपोजिशन होगा। जो मेजर प्रेमाइज होता है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का, उसमें जो पहला प्रेमाइज होता है वो कंडीशनल होता है। इफ शी वॉक्स देन शी मूव्स, ओके, इफ शी वॉक्स देन शी मूव्स, ये जो है इफ देन वाला स्टेटमेंट है। तो ये क्या हुआ, एक हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन यहां पर यूज हो रहा है, ओके, जिसको हाइपोथेटिकल प्रेमाइज नंबर 1 जो मेजर है वो हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन है। एंड द सेकंड प्रेमाइज व्हिच इज बीइंग यूज्ड, शी डज नॉट मूव, एक सिंपल प्रेमाइज है, मिक्स्ड नहीं है ना, एंड देयरफॉर शी डज नॉट वॉक। इसी को अगर हम इसको एक लॉजिकल फॉर्म में पुट अप कर दें तो ये हो जाएगा, इफ P is true, Q is true, Q is false, therefore P is false। इसका एक रूल है। इसका रूल क्या है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का, कि हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में का रूल ये होता है इसकी वैलिडिटी का, कि इसमें
जो पहला प्रेमाइज होता है, मेजर प्रेमाइज, अगर आप उसके एंटीसीडेंट को अफर्म करते हैं सेकेंड प्रेमाइज में, ओके, रूल नंबर 1 इज of the validity of hypothetical syllogism is that if you affirm the antecedent of the major premise in the second premise, then you will have to affirm the consequent in the conclusion. हाँ? तो इसका जैसे एक फॉर्म होगा जिसको मोडस पोनेंस कहते हैं। मोडस पोनेंस जैसा आप आगे चल के हम लोग देखेंगे, और आप क्योंकि जानते हैं इसलिए मैं ये बातें मोडस पोनेंस के यहाँ पर कर रहा हूं। यानी P हार्फू Q, P therefore Q, यानी if P is true then Q is true। तो यहां पर लिखेंगे P is true, ये सेकंड माइनर प्रेमाइज है, therefore Q is true। यहां पर अगर ऐसे लिखते हैं तो रूल नंबर 1 होता है इसकी वैलिडिटी का। और दूसरा इसका रूल है वैलिडिटी का कि if in the second premise you negate the consequent of the first premise, okay, then you will have to negate the antecedent of the first premise in the conclusion, okay। जैसे ये है, if she walks then she moves, she does not move, देखिए she moves, इसको निगेट कर दिया, she does not move, तो इसका क्या हो जाएगा कंक्लूजन अगर वैलिड निकालना है कि therefore she does not walk, इसका भी निगेशन हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, इसको कहते हैं मोडस। उदो आप जानते होंगे इसको? जी सर। हेलो। जी तो सर। मोडस पोनेंस और मोडस टोलेंस ये वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के, और यही इसका रूल है जो ट्रेडिशनल लॉजिक में मोडस पोनेंस मोडस टोलेंस नहीं कहते, लेकिन इसका मतलब ये होता है अगर आप एंटीसीडेंट को अफर्म करते हैं सेकेंड प्रेमाइज में, तो कंक्लूजन में उसके कॉन्सिक्वेंट को अफर्म करना होगा, और अगर सेकेंड प्रेमाइज में उसके कॉन्सिक्वेंट को डिनाई करते हैं, निगेट करते हैं, तो कंक्लूजन में उस गिवन प्रेमाइज, मेजर प्रेमाइज के जो एंटीसीडेंट को भी निगेट करना आवश्यक हो जाएगा, ओके। सिमिलरली इफ यू ये जो बातें मैंने बता रहा हूं कि या तो मोडस पोनेंस होगा या मोडस टोलेंस होगा, ये दो रूल्स हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के विच वन मस्ट कीप इन माइंड, ओके। उसके बाद डिसजंक्टिव सिलोजिज्म की बारी आती है। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में भी 3 स्टेटमेंट्स यूज होंगे, क्योंकि ये सिलोजिज्म है। सिलोजिज्म का मिनिमम जो उसकी जो डिफिनिशनल प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी आर्गुमेंट सिलोजिस्टिक है तो उसमें 3 स्टेटमेंट्स यूज होंगे, और अगर मेजर प्रेमाइज में डिसजंक्टिव स्टेटमेंट यूज हो रहा है, डिसजंक्टिव स्टेटमेंट क्या होता है? ईदर आर स्टेटमेंट, ओके। अगर पहला प्रेमाइज डिसजंक्टिव है, ईदर आर स्टेटमेंट है, और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है दूसरे प्रेमाइज में, तो कंक्लूजन उसका सिंपल है, जैसा कि आप देख रहे हो। व्हाट इज द रूल फॉर द वैलिडिटी ऑफ डिसजंक्टिव सिलोजिज्म? जैसा कि लिखा है, इधर P is true or Q is true, P is not true therefore Q is not true। ये जो स्टेटमेंट फॉर्म है, ये जो सिलोजिस्टिक स्टेट आर्गुमेंट है, ये एक डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का एक उदाहरण है। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म इसलिए क्योंकि इसका जो मेजर प्रेमाइज है वो डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन है, ओके, इसलिए इसको डिसजंक्टिव सिलोजिज्म कहते हैं। इसकी वैलिडिटी का रूल क्या है कि ईदर आर स्टेटमेंट में से इफ एनी ऑफ इट्स डिसजंक्ट इज फॉल्स, if any of its disjunct is false, then the other remaining disjunct has to be true, जी, ओके। या दूसरे टर्म्स में इसको कह सकते हैं कि अगर दोनों डिसजंक्ट में से, यानी इसमें ईदर दिस और दिस में से किसी एक को अगर हम नेगेट करते हैं ना, डिनाई करते हैं,
दूसरे प्रेमाइज में, तो रिमेनिंग जो डिसजंक्ट होगा उसको अफर्म करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग है ये एक्सक्लूसिव डिसजंक्ट है, एक्सक्लूसिव आर। और इंक्लूसिव आर के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे मैं कहूं कि इधर द मोबाइल इज ब्लैक इन कलर, आर मोबाइल इज नॉन ब्लैक इन कलर, ना, ब्लैक एंड नॉन ब्लैक के सेंस में। तो ब्लैक एंड नॉन ब्लैक में ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही सही हो, ऐसा हो नहीं सकता। इधर मोबाइल इज ब्लैक और मोबाइल इज नॉन ब्लैक ना। तो इफ वन इज फॉल्स, मोबाइल इज नॉट ब्लैक, therefore mobile has to be what? If it is not black, then it has to be non black. Okay, जी ये समझ गए कि नहीं? ऐसे ही यहां पर भी लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर इसका लिखा हुआ है, लॉजिकल स्ट्रक्चर, either P is true or Q is true, P is not true, यहां निगेट किया, तो देन therefore Q is true। ये डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है और यही इसका रूल भी है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि मैंने लिखा हुआ है जो थर्ड टाइप है उसको कहते हैं डिलेमा। डिलेमा आपने पढ़ा है उद्धव कभी? सर, जैसा मुझे याद आ रहा है, जो फर्स्ट 9 रूल्स थे उसमें आई थिंक डिलेमा के भी 2 रूल्स रहते हैं, एज फार एज आई रिमेम्बर। जी नहीं, उसको दूसरे ढंग से पढ़िए, वहां पर इस तरह से नहीं, वो तो स्टेटमेंट फॉर्म्स है, वो आर्गुमेंट फॉर्म्स है जहां पर 9 रूल्स आप पढ़ते हो सिंबॉलिक लॉजिक में। जी आप इसको थोड़ा सा देखो तो ट्रेडिशनल लॉजिक में इसका कैसे प्रयोग होता है। इसमें डिलेमा is a situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives, especially ones that are equally undesirable। कभी बार ऐसी स्थिति आ जाती है ना कि दो ही आपके पास विकल्प बचते हैं, दोनों में से कोई एक विकल्प चुनना ये बड़ा प्लीजेंट नहीं होता, अनप्लीजेंट होता है, और उनमें से किसी एक को चुनना होता है, तो बड़ा डिलेमा की स्थिति कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं उभयतः पाश, उभयतः पाश की स्थिति। और इसका लॉजिक में भी प्रयोग होता है। ओके, लॉजिक में जो प्रयोग इसका होता है वो इसको समझना चाहिए। लॉजिक में जो प्रयोग होता है उसमें क्या होता है कि अगर इसको आर्गुमेंट फॉर्म में रखा जाए तो आप देखोगे कि ये भी एक प्रकार का सिलोजिज्म है। ओके, और ये जो सिलोजिज्म होता है इसमें मेजर प्रेमाइज होगा, माइनर प्रेमाइज होगा और कंक्लूजन होगा। तो इसका जो मेजर प्रेमाइज होता है वो होता है एक कंपाउंड स्टेटमेंट, और वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है कंजंक्टिव विथ टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स एज कंजंक्ट्स। ओके, इसमें 2 हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट का एक कंपाउंड, एक कंजंक्शन बनाया जाता है। जैसे मैं कहूं कि इफ जैसे इफ देन वाले 2 स्टेटमेंट बना ना, इफ Vedas are good books, they have to be useful. And if Vedas are not good books, then they are beneficial. जैसे ऐसे बना दो आप, हाँ? If Vedas are good books, then they are useful. If Vedas are not good books, then they are beneficial. ऐसे 2 स्टेटमेंट को अगर एंड से आप जोड़ दोगे तो ये एक मेजर प्रेमाइज बन जाएगा ना। ओके जी तो मेजर प्रेमाइज जो डिलेमा का होता है ये होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कनाडा इज इन अमेरिका एंड न्यूयॉर्क सिटी इज द बिगेस्ट सिटी इन कनाडा। ठीक है, इफ क्या लिखा है, इफ ईदर वन ऑफ द इंडिविजुअल प्रोपोजिशन ऑफ फॉल्स, ना यू इग्नोर दिस, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना। इसका मतलब होता है जो मेजर प्रेमाइज होता है इट इज ऑलवेज द कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें 2 कंडीशनल स्टेटमेंट एक कंजंक्ट से जुड़े होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर दूसरा होगा माइनर प्रेमाइज। तो माइनर प्रेमाइज
एक डिसजंक्टिव प्रपोजिशन हो। ओके, तो डिसजंक्टिव प्रपोजिशन में क्या होता है कि या तो जो गिवन प्रेमाइज है ना, मेजर प्रेमाइज, उसके दोनों एंटीसीडेंट्स जो होंगे दोनों तरफ ना, जैसे मैंने कहा ना, इफ वेदास आर गुड बुक्स देन दिस, इफ वेदास आर नॉट गुड बुक्स देन दिस ना। तो सेकेंड प्रेमाइज में क्या होगा, एक डिसजंक्टिव प्रपोजिशन बनेगा माइनर, इफ ईदर वेदास आर गुड बुक्स और वेदास आर नॉट गुड बुक्स। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट बनेगा सेकेंड प्रेमाइज में, माइनर प्रेमाइज में, वो क्या होगा, एक डिसजंक्टिव प्रपोजिशन के तौर पर बनेगा, जिसमें या तो दोनों जो पहला प्रेमाइज है उसके जो एंटीसीडेंट है, दोनों ही प्रोपोजिशन का जो कंजंक्ट है उसके जो एंटीसीडेंट्स है, उसका या तो डिसजंक्टिव प्रपोजिशन बनेगा, या उसके जो कॉन्सिक्वेंस है उसका एक डिसजंक्टिव स्टेटमेंट बनेगा। हाँ, तो और उसके बाद कंक्लूजन जो उसका होता है इसका, उसमें दो प्रकार के कंक्लूजन हो सकते हैं ना। एक तो कंक्लूजन होगा कि वो तो उसका कंक्लूजन एक सिंपल स्टेटमेंट अगर हो ना, जैसे मैं कहूँ इफ वेदास आर गुड बुक्स देन दे आर यूजफुल, इफ दे आर नॉट गुड बुक्स दे आर स्टिल यूजफुल ना। तो दूसरा स्टेटमेंट होगा ईदर वेदास आर गुड बुक्स और वेदास आर नॉट गुड बुक्स, तो इन एनी केस दे हैव टू बी यूजफुल ना। जी समझ गए? तो जी इफ द लास्ट स्टेटमेंट इज अ सिंपल स्टेटमेंट देन दैट डिलेमा इज कॉल्ड सिंपल डिलेमा। और अगर ये कॉम्प्लेक्स डिलेमा है, यानी दोनों जो कॉन्सिक्वेंस हैं और अगर अलग अलग होंगे ना, तो ये भी स्टेटमेंट डिसजंक्टिव हो जाएगा। अगर कंक्लूजन डिसजंक्टिव होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स डिलेमा कहते हैं। तो ये सिंपल डिलेमा अगर कंक्लूजन सिंपल स्टेटमेंट हो, कॉम्प्लेक्स डिलेमा तब होगा जब माइनर प्रीमाइस के साथ साथ कंक्लूजन भी डिसजंक्टिव स्टेटमेंट हो ना, तो उसको कहते हैं सिंपल डायलेमा और कॉम्प्लेक्स डायलेमा। और इधर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा एंड डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। यहाँ भी जो रूल लागू होता है ना इसकी वैलिडिटी के लिए, जो फॉर्मल रूल्स लागू होते हैं, वो डिसजंक्टिव जो सिलोजिज्म के बारे में आपने पढ़ा ना, जी नो नो सॉरी, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के बारे में जो पढ़ा कि याद अगर एंटीसीडेंट को अफर्म किया जाता है तो कंक्लूजन को अफर्म करना जरूरी हो जाएगा, और अगर कॉन्सिक्वेंट को डिनाई करते हैं सेकंड प्रीमाइज में, तो कंक्लूजन में उसके एंटीसीडेंट को डिनायल उसका आवश्यक हो जाता है। तो अगर उसी रूल को यहाँ लागू करें, और कंस्ट्रक्टिव डिलेमा क्या होगा कि अगर दोनों एंटीसीडेंट का जो ये यहाँ पर इधर आर है ना, अगर उसी के अकॉर्डिंगली अगर इसमें अफर्म किया जाता है सेकंड प्रीमाइज में, उसके एंटीसीडेंट को अफर्म किया जाता है जो इधर आर स्टेटमेंट बनेगा, तो कंक्लूजन में उसके जो रिमेनिंग कॉन्सिक्वेंस है ना उसको अफर्म करना जरूरी हो जाएगा। उसको कंस्ट्रक्टिव डिलेमा कहेंगे। और डिस्ट्रक्टिव डिलेमा वो होता है जब आप मेजर प्रीमाइज के दोनों कॉन्सिक्वेंस को डिनाई करते हो अगर सेकंड प्रीमाइज में, तो कंक्लूजन में आपको उसके एंटीसीडेंट्स को डिनाई करना आवश्यक हो जाएगा। अगर ऐसा आप पुटअप करते हो, किसी भी आर्गुमेंट को इस प्रकार से पुटअप करते हो, तो वो एक डिस्ट्रक्टिव डिलेमा का एग्जाम्पल होगा। तो डिलेमा के चार प्रकार हो जाते हैं, सिंपल बट कंस्ट्रक्टिव, सिंपल बट डिस्ट्रक्टिव, कॉम्प्लेक्स बट कंस्ट्रक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स बट डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। तो डिलेमा के ये फॉर्मल प्रकार हैं जो कि आपको जो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है उसी वही रूल यहाँ भी लागू होते हैं। तो इसको आप आगे चल के पढ़ सकते हो। और इसके आगे मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि अगर आपने पढ़ा हो तो देखोगे कि डिलेमा से बचा कैसे जा सकता है। डिलेमा से बचने के तीन तरीके होते हैं जो उसको उसकी जो मटेरियल इम्प्लीकेशन होता है ना, उसमें जो भी स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा, वैसा होगा तो ऐसा। तो इसमें तीन तरीके में एक तरीका जिसको कहते हैं ग्रास्पिंग द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। यहाँ हॉर्न्स का जो प्रयोग हो रहा है, आप अगर लॉजिक में पढ़े हो, ट्रेडिशनल लॉजिक में, डिलेमा का हॉर्न्स का मतलब होता है इसको मेटाफोरिकली, जी जी इसको एक एनालॉजी
या एक ऐसे बुल की एनालॉजी दी जाती है कि जो बड़ा बिगड़ैल बुल हो ना, जो आपके सामने आ जाए रास्ते में, और रास्ते में आ जाए और आपको उससे बचना हो। सामने आके एक बिल्कुल एक मैड बुल अगर आपके सामने आ जाए रास्ते में, और उससे बचना ही होगा आपको, नहीं तो आपको घायल कर देगा। तो एक तरीका होता है कि आप उसको हेड ऑन कर जाओ, उससे फेस कर लो उसको, और उसके दोनों हॉर्न्स को आप पकड़ लो और उसको इतना बलपूर्वक नीचे दबा दो कि वो हार के फिर भाग जाए ना। वो उसको लगेगा ना कि कोई बड़ा मजबूत कोई हमारे सामने आ गया जो मुझे हरा दिया, उसने दोनों हॉर्न्स को पकड़ लिया। तो ग्रैस्पिंग द हॉर्न्स का मतलब ये होता है, तो मेटाफोरिकल हो गया, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो भी मेजर प्रेमाइज में हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस यूज होते हैं, उसकी मटेरियल ट्रुथ को चैलेंज कर देना। ओके, तो मटेरियल ट्रुथ का मतलब जो यूज होता है ना, आप कहो कि नहीं दिस इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट, दिस इज नॉट द वे। जैसे मान लिया आप कहो, इफ if books are useful, they must follow the truth of the Vedas. अगर कोई बुक यूजफुल है तो उसे वैदिक ट्रुथ को मानना चाहिए। तो आप कहोगे नहीं नहीं, देयर आर आई नो मेनी बुक्स विच आर वेरी यूजफुल बट दे मे नॉट फॉलो वेदास। जैसे मैथमेटिक्स की किताब है, दे आर वेरी यूजफुल बट दे मे नॉट फॉलो द ट्रूथ ऑफ द वेदास। तो वो बड़े न्यूट्रल होते हैं। तो ये तो मटेरियली फॉल्स हो गया। तो इस तरह से अगर दोनों जो स्टेटमेंट यूज होते हैं, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट मेजर प्रेमाइज में, उसकी मटेरियल ट्रुथ को चैलेंज करके, उसको क्वेश्चन करके, जो आप किसी भी आर्गुमेंट को जो डिलेमा के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो आप कह सकते हो कि आपने उस डिलेमा को हरा दिया, यानी उसकी मटेरियल ट्रुथ को चैलेंज कर दिया। कुछ एग्जाम्पल देके आपने बता दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कि मटेरियली ऐसा है नहीं। तो उसको कहेंगे ग्रास्पिंग द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ओके, तो ये ग्रास्पिंग द हॉर्न्स ऑफ, एंड दूसरा इज गोइंग बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। गोइंग बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ द डिलेमा का मतलब होता है कि ऐसा कोई बीच का रास्ता ऐसा निकालो कि वो जैसे कहते हैं ना, सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे, ऐसे निकल जाओ डिलेमा से बच के। यानी जो माइनर प्रेमाइज को कमजोर कर ना, माइनर प्रेमाइज में जो ईदर आर स्टेटमेंट होता है, उसमें आप बता दो कि ये दोनों विकल्प आप जो बता रहे हो ना, कि देयर इज अ थर्ड वे पॉसिबल। जैसे कहोगे कि ईदर बुक्स आर यूजफुल और दे आर, ईदर बुक्स आर, books follow, either books follow Vedas or they do not follow, um, either books follow Vedas or they follow mathematics, na? The mathematical laws, mathematical rules. तो तो आप कह सकते हो नहीं, आई कैन थिंक ऑफ अ बुक which neither follows Vedas nor follow the mathematical laws, mathematical rules. Okay, I can think of so many books जो दोनों में से एक तीसरे प्रकार के होते हैं, जिसको कहेंगे गोइंग बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। यानी जो उसकी मटेरियल ट्रुथ को चैलेंज कर दो, जो विकल्प बताया जा रहा है वो एक्सक्लूसिव आर ना हो करके आप कहोगे कि इसमें देयर आर सो मेनी वेज पॉसिबल, तो उसको कहेंगे गोइंग बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। You can refer these points. Then there is a third way that is called counter dilemma. काउंटर डिलेमा में क्या कर सकते हैं कि जो डिलेमा ऑलरेडी गिवन होता है ना, सामने होता है, उसका काउंटर बना देना। और काउंटर बनाने का डिलेमा एक तरीका होता है जिसको जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जो मेजर प्रेमाइज होता है ना, उसके जो कॉन्सिक्वेंट होता है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, और उसको निगेट करके इंटरचेंज करके एक नया डिलेमा बना देते हैं।
जो जो गिवन डिलेमा का एक काउंटर डिलेमा जैसा हो जाता है, जिसमें जो कंक्लूजन किसी डिलेमा का निकल रहा होता है उसका जस्ट अपोजिट कंक्लूजन निकलने लगता है ना. सो देयर इज अ वे टू पुट अप अ काउंटर डिलेमा. तो आई थिंक ये जो भी एक मिक्स्ड सिलोजिज्म का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं कि ये एक डिलेमा भी एक सिलोजिज्म का एक प्रकार होता है. आई थिंक यू मे आल्सो कंसल्ट दिस. ओके, बोथ ऑल द थ्री टाइप्स में रादर फोर टाइप्स जैसे हम कहेंगे कि एक तो हो गया कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, दूसरा हो गया मिक्स सिलोजिज्म में तीन, जिसमें एक हो गया हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म सिंपल, एंड डिसजंक्टिव सिलोजिज्म जैसा कि हम लोगों ने देखा, एंड देन थर्ड वन द मोर वेरी कॉम्प्लेक्स सिलोजिज्म जिसको कहते हैं डिलेमा एज एन आर्गुमेंट. और आप देखोगे कि डिलेमा जो आर्गुमेंट जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका भरपूर प्रयोग होता है. और तोड़ मरोड़ के जो एविडेंसेस होते हैं, जो एविडेंस कोई भी चीज घटित हुआ उसका एक काउंटर बना देना या ऐसा उस केस को प्रस्तुत कर देना कुछ एविडेंसेस लाके कि डिलेमा जैसी स्थिति खड़ी हो जाए जज के सामने. लेकिन जज बहुत होशियार होता है, उसको पता होता है कि किस तरह से ग्रैस्प कर सकते हैं हम सब डिलेमा को, किस तरह से इसके बीच का रास्ता निकाल सकते हैं किसी केस को कमजोर करने के लिए. और वो एक काउंटर डिलेमा प्रस्तुत कर देता है जिसमें जो सामने खड़ा जो वादी या प्रतिवादी होता है ना उसके सामने कोई आंसर ही नहीं रह जाता, और लॉ को रिफर करके वो केस को जीत जाता है. तो लॉ को रिफर करके कई बार जज खुद काउंटर डिलेमा प्रस्तुत कर देता है. ये काउंटर डिलेमा जो ये होता है पिटिशनर होता है उसका जो अगेंस्ट खड़ा हुआ रिस्पोंडेंट होता है वो भी काउंटर डिलेमा कई बार कर देता है. तो जज को ये डिसाइड करना बड़ा केयरफुल होता है. जज वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वो जानता है कि ये जो डिलेमा की स्थिति ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं इससे लॉ को रिफर करके हम कैसे बच सकते हैं और जजमेंट अपना दे सकते हैं, अपना निर्णय दे सकते हैं, अपना एक कंक्लूजन बता सकते हैं जो कि एक वैलिड कंक्लूजन होगा एज पर लॉ ना. तो ये डिलेमा का भी प्रयोग अक्सर किया जाता है. और जैसे मान लिया कभी रिसर्च में कोई भी आपको इस तरह का रेफरेंस देना हो ना, तो जहां पर कोई आर्गुमेंट हुआ हो किसी केस को लेकर के, प्रोसीडिंग्स खूब चली हो और लॉ को रिफर करके कोई जजमेंट आया हो, वो लंबा आर्गुमेंट हुआ हो और जज फिर बड़ा ही इम्पार्शियल एक जजमेंट देता है जो डिलेमा की स्थिति दोनों तरफ से प्रस्तुत होती है, और खूब सुनने के बाद पूरी जांच करने के बाद जज जो है अपना एक फाइनल जजमेंट दे देता है और वो एक न्याय का जजमेंट हो जाता है और वो एक लॉ बन जाता है. ओके, तो इस तरह की के आर्गुमेंट फॉर्म हमको लगता है इसके बारे में आपको निश्चित रूप से कंसल्ट करना चाहिए. और इंट्रोडक्शन टू लॉजिक जो बुक है ओपी की उसमें इसका बड़ा डिटेल में इसका एक डिस्कशन है और जिसको हमको लगता है आप रिफर करके उसे कंसल्ट कर सकते हैं. तो जो ट्रेडिशनल लॉजिक है ना जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस की बात की, जिसमें आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की हम लोगों ने बात की. फिर उसके आगे हम लोगों ने रिफर किया था टाइप्स ऑफ इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस जिसमें कन्वर्जन और वर्जन एंड कंट्रापोजिशन एंड इन्वर्जन की बात की. फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया मीडिएट इन्फ्लुएंसेस. मीडिएट इन्फ्लुएंसेस में दो प्रेमाइज के बेसिस पर एक कंक्लूजन ड्रा किया जाता है, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर प्रस्तुत किया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों ही प्रपोजिशंस अगर कैटेगोरिकल होंगे तो उसे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कहेंगे. और जब हम किसी भी आर्गुमेंट को सिलोजिज्म कहते हैं तो उसका अपना एक फॉर्मल मीनिंग होता है. कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कोई भी आर्गुमेंट, किसी आर्गुमेंट में और सिलोजिज्म में क्या फर्क होता है, तो आप बताना होगा ना कि आर्गुमेंट इज अ फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म, इज अ टाइप ऑफ आर्गुमेंट. और जब हम उसको सिलोजिज्म कहेंगे तो उसका अपना एक मीनिंग होता है. अगर वो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है तो तीनों कैटेगोरिकल होंगे,
अगर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसके रूल्स हैं, रूल मेथड है जिससे उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, और वेन डायग्राम टेक्निक से हम चेक कर सकते हैं, उसके जो है फिगर्स एंड मूड्स को हम देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम उसको एग्जामिन करके बता सकते हैं कि कोई भी आर्गुमेंट फॉर्म वैलिड है कि नहीं। उसी प्रकार से ये जो आज हम लोग डिस्कस किया द मिक्स्ड सिलोजिज्म, जिसमें हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, मिक्स्ड सिलोजिज्म इसलिए क्योंकि इसमें मिक्स्ड टाइप ऑफ प्रपोजिशंस आर यूज्ड। Hypothetical syllogism में hypothetical proposition as well as the simple propositions. Disjunctive propositions syllogism में disjunctive proposition and simple propositions. वहां पर categorical standard from categorical proposition नहीं यूज होता है, उसको disjunctive and simple or complex proposition कहते हैं। उसी तरह से the third one is dilemma, forms of dilemma, rules of the validity of dilemma, एंड जो इसकी मटेरियल ट्रुथ को टेस्ट करने के लिए देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू एस्केप द डिलेमा। तो ये सारी चीजें हमको लगता है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज हम यहीं पर अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करना चाहेंगे, और नेक्स्ट टाइम वी शैल डिस्कस सिंबॉलिक लॉजिक। ओके उद्धव? ओके सर। तो नेक्स्ट टाइम वी शैल डिस्कस सिंबॉलिक लॉजिक एंड the symbolic notations that are used, और उसमें जो आर्गुमेंट फॉर्म हो सकते हैं, और ट्रूथ टेबल टेक्निक के माध्यम से कैसे किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है। जो सिंपल टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं उसको चेक करने के लिए एक तरीका ट्रूथ टेबल मेथड होता है जो आपने पढ़ा होगा जी। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और लास्टली अगर समय भी मिला तो वी विल डिस्कस मिल्स मेथड ऑफ कॉजेशन, जो कि एक इंडक्टिव मेथड है, और लास्टली वी कैन डिस्कस हर्मेनेटिक्स एज अ फिलोसॉफिकल मेथड। ओके, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। सो दैट इज हाउ वी शैल प्रोसीड। सो लेट अस वाइंड अप। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Okay, I'll let you know